बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू द सेल्स कम्बिनेशन के जिसमें सेल्स एक ख़ास तरतीब के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ अमाहंग हो जाते हैं और इसके नतीजे में टिश्यू की फॉर्मेशन वो बन जाते हैं। तो अगर ये टिश्यू एनिमल के अंदर है तो इसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है, और अगर ये टिश्यू प्लांट सेल के अंदर हैं तो उनको कहा जाता है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इसको हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये प्लांट यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उनसे अपनी खुराक को हासिल करता है, क्योंकि जितने भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल टिश्यू है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल और मेसोफिल सेल्स मौजूद नहीं है। तो इस मेसोफिल सेल्स की अदम दस्तयाबी की वजह से एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो वो तमाम के तमाम सेल्स जो कि एनिमल बॉडी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो तो इसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू मेकिंग द ऑर्गन्स ऑफ इन एनिमल, कि वो टिश्यू जो कि प्लांट्स बॉडी के ऑर्गन्स को बनाता है तो इसको कहा जाता है एनिमल टिश्यू। अब ये जो हम देखें एनिमल का जो बॉडी है ये मोस्टली 4 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है। वन इज इपिथेलियल टिश्यू, जो कि मोस्टली बॉडी के लाइनिंग में जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, इसमें ये लाइनिंग का काम करते हैं। इसके साथ जो दूसरे नंबर पर हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, और थर्ड नंबर पर मसल टिश्यू, और फोर्थ नंबर पर नर्वस टिश्यू। ये तमाम के तमाम टिश्यू जो है ये मोस्टली 4 टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि एनिमल बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इपिथेलियल टिश्यू की। इपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू है, उनका फंक्शन क्या है, और ये कहाँ कहाँ पर एनिमल बॉडी के अंदर ही मौजूद है। इपिथेलियल टिश्यू इज मेड बाय सेल्स विच आर पॉलीगोनल इन शेप। ये पॉलीगोनल इन शेप में होते हैं, यानी ये जो 3 डायमेंशनल शेप होते हैं तो इसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड अकर इन सिंगल लेयर। ये जो सेल्स हैं ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, यानी एक सेल दूसरे सेल से इस तरह इंटरकनेक्टेड हो जाता है कि इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस बाकी नहीं रहता है, यानी देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि उनके सेल्स क्लोजली पैक टुगेदर इन अ करेंट सिंगल लेयर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सेल है दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं कि यहाँ बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस बाकी नहीं रहती और ये बिल्कुल क्लोजली पैक कर जाते हैं। इट कवर्स द बॉडी सर्फेसिस, और ये बॉडी के सर्फेसिस को कवर करता है। बॉडी एनिमल बॉडी के मोस्टली जो सरफेस कवरिंग है तो वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से और एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, उसके जो लाइनिंग है, जो ऑर्गन्स हैं, तो वो लाइनिंग यानी उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर जो एक थिन लेयर ऑफ सेल्स हैं तो वो क्या है, वो एपिथेलियल सेल्स हैं कि जो कनेक्टेड कर जाते हैं और इसी के नतीजे में एपिथेलियल टिश्यू बन पाते हैं। तो मोस्टली form the internal lining of respiratory and digestive tracts. The skin epidermis is made of epithelial tissue which is in the form of continuous sheets of cell. जो स्किन का सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है तो इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि बिल्कुल एक कंटिन्यूअस शीट्स की तरह होता है, यानी ये कहीं पर ऐसा नहीं होता कि एक जगह से ये एपिडर्मिस शुरू हो जाए स्किन का और वो बीच बीच में इस तरह स्पेसेस छोड़ जाए, बल्कि एक कंटिन्यूअसली मौजूद होता है। और जितने भी
स्किन होता है, तो तमाम के तमाम स्किन का जो एपिडर्मिस होता है वो एक कंटिन्यूअस शीट्स की तरह होता है, और ये कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जो कि मोस्टली इसमें ये एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में, यानी केमिकली ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और ये मोस्टली जो है हमें एनिमल बॉडी के अंदर हर जगह ये मोस्टली वाइड स्प्रेड के तौर पर ये नजर आता है। They form covering of all body surfaces, lying body cavities and hollow organs। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कवर करते हैं बॉडी के तमाम सरफेसेस को, जैसे एपिडर्मिस है, जैसे स्किन है, तो वो तमाम के तमाम बॉडी सरफेस को कवर करता है और इस बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलहदा करता है। यानी सबसे जो बैरूनी लेयर होता है जो कि इस लिविंग एंटिटी को और आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक दूसरे से अलहदा करता है, तो वो कवरिंग होता है, और वही कवरिंग हमारे यहाँ वो कौन बनाता है, वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। इसके साथ जो लाइनिंग बॉडी कैविटीज है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ तक कि हमारे माउथ की जो कवरिंग है ये भी कौन करा रहा है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू करा रहा है। इट इज मेजर टिश्यू एंड ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स है उसमें मोस्टली अगर हम देखें तो इसमें मोस्ट कंस्टिट्यूएंट के तौर पर जो टिश्यू मौजूद है तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। The cells have one free surface that is not in contact with other cells। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनके दो सरफेस होते हैं, वैसे भी एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर के तौर पर मौजूद होता है, तो उनके दो सरफेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। तो उसका जो अपर सरफेस है ये बिल्कुल फ्री है। अपर सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज नॉट कनेक्टेड विद अदर टाइप ऑफ टिश्यू, और जो लोअर सरफेस है इट इज अटैच विद अनदर टाइप ऑफ डीप टिश्यू जस्ट लाइक कनेक्टिव टिश्यू और अदर टाइप का टिश्यू के साथ ये अटैच होते हैं। लेकिन मोस्टली जो अपर साइड है इट्स हैव नो कंटैक्ट विद अदर सेल्स, यानी ये अपर साइड उसका बिल्कुल भी फ्री है। लेकिन जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मींस लोअर साइड है, लोअर सरफेस है, द फ्री सरफेस सेल्स आर अटैच्ड टू द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो लोअर सरफेस है ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर के साइड पर इस तरह का एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, और यही मेम्ब्रेन ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अदर जो डीप टिश्यू है जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो उनके साथ ये राब्ते का निज़ाम बनाता है, और यही इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो सेल्स होते हैं, जो और टिश्यू होते हैं, तो वो यहाँ पर क्या होते हैं कि वो उनके साथ अटैच होते हैं। अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बनाता कौन है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। यानी जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन ये मिक्सचर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और साथ में प्रोटीन्स का। और ये कौन बनाता है, कौन इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यही एपिथेलियल टिश्यू है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को एक्सक्रीट करता है, और इसके एक्सक्रीशन के नतीजे में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स इकट्ठे होते हैं, और उनके इकट्ठा होने के नतीजे में एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बन पाता है, और इस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का फंक्शन यही है कि वो एक राब्ते का निज़ाम बनाए। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है और साथ में जो अदर डीप टिश्यू है उनके दरमियान कनेक्शन का एक मौसर राब्ता बनाए। सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये जो लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू भी उसको एक्सक्रीट करता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को एक्सक्रीट करता है, और इसके एक्सक्रीशन के नतीजे में यहाँ पर इस लेयर की फॉर्मेशन होती है। थिन कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी जैसे आप देखें ये एपिडर्मिस पर मौजूद है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लाइनिंग कैविटीज के अंदर मौजूद है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं ऐसा नहीं है
कि एक जगह से शुरू हो जाए, बीच में ये कटअप हो जाए, फिर दोबारा शुरू हो, बल्कि एक कंटिन्यूअस शीट्स की तरह ये मौजूद है। जैसे आप स्किन्स के ऊपर देख सकते हैं, किसी भी जानदार का जब स्किन होता है तो उसके सारे बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है और ये कंटिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कटअप हो जाता है और दोबारा ये शुरू होता है, बल्कि एक कंटिन्यूअस शीट की तरह ये एग्जिस्ट करता है। इसके साथ इसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत थोड़े मिकदार में ये मौजूद होते हैं। दीज टिश्यू लीक ब्लड और लिम्फ सप्लाई, यहाँ पर आपको ब्लड और लिम्फ सप्लाई कोई नजर नहीं आएगी। एपिथेलियल लेयर कंटेन नो ब्लड वेसल्स, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल भी मौजूद नहीं है। सो अगर कोई भी किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स ना हो तो इसको कहा जाता है ए वास्कुलर। ए का मतलब नॉट और वास्कुलर का मतलब ये है कि इसके अंदर वास्कुलर मौजूद नहीं है। They receive nourishment through diffusion of substances from underlying connective tissue। अब जाहिर बात है कि अगर उस तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो फिर इसकी नरिशमेंट कैसे होगी, ये बढ़ेगा कैसे। तो ये जो डीप कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं जो कि यहाँ इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के जरिए से वो अटैचमेंट रखते हैं, तो उधर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, तो वो थ्रू द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो इस प्रोसेस से यहाँ इस सेल्स के अंदर आ जाते हैं और यही सेल्स अपनी होमोस्टेसिस को भी बरकरार रख पाते हैं और इसी के नतीजे में अपनी खुराक जो है वो इस डिफ्यूजन के जरिए से एक डीप कनेक्टिव टिश्यू से हासिल करते हैं और इसके नतीजे में ये अपनी नरिशमेंट को जारी रखते हैं। They receive nourishment through diffusion of substances from the underlying connective tissue। ये underlying connective tissue से खुराक हासिल करते हैं through basement membrane। इस basement membrane से, यानी यहाँ पर जो deep tissue होंगे तो उनसे diffusion के जरिए से खुराक यहाँ पर आएगी और इसी तरीके से उनकी nourishment होगी। All the epithelia is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। जितने भी epithelia यानी एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स होते हैं तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो और टिश्यूज होंगे तो वो इन टिश्यूज से और जो नीचे यहाँ पर अंडरलाइंग मौजूद है तो वो इस मेम्ब्रेन से, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने इन दोनों टिश्यूज को एक दूसरे से अलहदा किया हुआ है। The lining of mouth, lungs, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue। जितने भी लाइनिंग्स हैं, चाहे वो माउथ की हो, लंग्स के एल्वेलाई का हो या किडनी के ट्यूब्यूल्स का हो, तो इन तमाम के जो लाइनिंग है वो एपिथेलियम टिश्यू ही करा रहा है। Epithelial tissue has nerve supply but no blood supply। यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, नर्व सेल्स मौजूद हैं और इनके जरिए से पैगामात जो है वो जारी व सारी होती हैं। द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट्स इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन that determines which substance will be able to enter the epithelial tissue। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो इस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर चला जाए और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो उनके अंदर आए। यानी इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल, इट्स अलाउ समथिंग टू बी पास फ्रॉम इट एंड व्हाइल इट्स डजंट allow the material to be passed from it। यानी it is selectively permeable membrane। जैसे हमने बात की कि यहाँ जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से चीज़ें जो चाहिए होती हैं इन टिश्यू को तो वो आ रहे होते हैं, तो ये उनकी इवाल्वेशन करते हैं और वो तमाम चीज़ों को छोड़ता है कि जो यहाँ पर वाकई ज़रूरत हो और उन तमाम चीज़ों को जो जिनकी ज़रूरत ना हो तो उस मेम्ब्रेन से वो पास नहीं होते। अगर वो पास नहीं होते तो फिर यहाँ तक एपिथेलियल टिश्यू तक उनकी पहुँच नहीं होती। अब थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और साथ में थिन मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस दैट कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करेगा। साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है, साथ में
यहाँ पर प्रोजेक्शंस लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हेयर्स लाइक और इन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोविलाई कहते हैं। और इन माइक्रोविलाई जो है ये एपिकल सरफेस यानी अपर वाले जो सरफेस होते हैं इस पर ये मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये इंक्रीज करे सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो ये था आज का हमारा क्लास एनिमल टिश्यू में। सबसे पहले हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।